हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने जा रहे हैं नीट 2020 जो आपका हुआ था लास्ट मंथ। तो उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। फिजिक्स पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस बार जो नीट का एग्जाम हुआ था काफी सिंपल था। उसमें जो फिजिक्स का पार्ट जो माना जाता है कि फिजिक्स कम स्पेशली टफ आता है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिर भी काफी सिंपल होता है। लेकिन इस बार जो फिजिक्स का भी जो पार्ट आया है बहुत ही सिंपल था। ओवरऑल पूरे 45 क्वेश्चंस जो थे उसमें से 4-5 क्वेश्चन जस्ट थोड़े से मतलब फॉर्मूलाज, थोड़ा उसमें कंसेप्ट चाहिए था, और बाकी 45 में से हम कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल जस्ट सेकंड्स में निकालने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखिए मैं पहला यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को चालू करते हैं। ये क्वेश्चन ऑसिलेशंस और वेव्स से आया हुआ है। तो क्या कहता है क्वेश्चन? द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन है वहां से आपको फेज का पता करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फेज होता है तो कितना होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। ठीक है, 3π/2 रेडियन ले रहा है, π/2 रेडियन दिया है, 0 और पाई रेडियन। तो देखते हैं क्या आता है। तो आपको पता है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, दैट इज गिवन बाई x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ठीक है, तो इसका अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2/x/dt स्क्वायर। ठीक है, हमें इसको डबल डेरिवेटिव करना होगा तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो जब इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे यानी dx/dt करोगे, दैट कम्स आउट टू बी a तो कांस्टेंट रहेगा, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा t इंटू ओमेगा टी का फिर से तो ओमेगा। तो ये आ गया आपका ओमेगा a cos ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको फिर से डबल डेरिवेट करोगे आप तो वो आ जाएगा a और ओमेगा हम बाहर रखने वाले हैं। ठीक है, तो d2x/dt स्क्वायर कर रहा हूं मैं फिर से, तो ओमेगा बाहर, a भी बाहर, cos ओमेगा का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का फिर से ओमेगा। ओके, तो ये आपके पास आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ऑफ ओमेगा टी। तो a साइन ऑफ ओमेगा टी को आप फिर से x लिख सकते हैं, है ना, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो एक्सेलरेशन आपका कितना निकला? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, तो ये है आपका a और x का रिलेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां पर देखिए आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है ना, तो ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है यहां पे, ये आपको देता है पाई रेडियन का फेज। ठीक है, नेगेटिव साइन गिव्स अस फेज ऑफ पाई रेडियन। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फोर्थ। ठीक है, पाई रेडियन आपने टिक करना था। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है सॉलिनॉइड के ऊपर, क्लास 12 का जो आपका थर्ड यूनिट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो सॉलिनॉइड के लिए देखिए हमें पता है कि एम्पियर सर्कुलर लगाते हम, तो सॉलिनॉइड के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ओके, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो देखिए क्या आता है, देखते हैं। कहता है अलोंग सॉलिनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ। तो आपके पास लेंथ कितना दिया है सॉलिनॉइड का? 50 सेंटीमीटर दिया है। ओके, हैविंग 100 टर्न्स, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 100 है। n इज इक्वल टू 100 टर्न्स। ओके, कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। तो आई आपके पास दिया है 2.5 एम्पियर। ओके, तो तीनों चीजें दी हुई हैं, और देखिए म्यू नॉट का वैल्यू भी इसने दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो पहले ही सिंपल कर दिया क्वेश्चन को, नहीं तो यूजुअली बच्चों को म्यू नॉट का वैल्यू याद नहीं होता, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है कैलकुलेशन में। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन है। ओके, तो आई इज इक्वल टू दिस एंड म्यू नॉट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आप देखिए हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सॉलिनॉइड होता है तो क्या होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, आप देखिए यहां पर है n और यहां पर है नंबर ऑफ टर्न्स n। तो बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, जस्ट ये वाला वैल्यू 100 यहां पर पुट कर देते हैं, म्यू नॉट का वैल्यू और i का भी कर दिया, तो आपके पास क्वेश्चन निकल जाएगा। लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। आपको याद रखना है कि ये n जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, जो आपका सॉलिनॉइड का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो है ये। लेकिन ये जो हमारा ये n जो यहां पे यूज हो रहा है फॉर्मूला में, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये पर यूनिट लेंथ के लिए है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके,
ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालने वाले हैं, एन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब एन अपॉन लेंथ, ठीक है ना। तो एन कितना है 100 और लेंथ कितना है 50, तो 50 सेंटीमीटर है, लेकिन ये भी देखना आपको, सेंटीमीटर को आप बनाना चाहें तो 50 इंटू 10⁻² मीटर, अब ये मीटर में हो गया, ठीक है। तो ये आप करोगे तो n इजिकल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 10 की पावर ऊपर जाएगा ये, ठीक है, ये और ये कट 5 2 10, तो 2 इंटू 10⁻² ऊपर गया तो 10⁻+2, 2 इंटू 10⁻², तो ये 2 इंटू 100 हो गया तो 200। तो आपके पास जो n का वैल्यू है ना वो 200 है यहाँ पे, ठीक है। तो n इजिकल टू 200 है, तो अब हमें n 200 फिल करना है, म्यू नॉट का वैल्यू इसने दिया हुआ है और I का वैल्यू 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको जस्ट सिंपल करके यहाँ आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसको नया पेज यूज करके करवाने वाला हूँ, ओके 1 सेकेंड, ओके गाइज। तो अब चलिए हम इसको निकालते हैं। तो आपके पास क्या था, B इजिकल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन कितना है अभी अभी 200 निकाला हुआ है हमने, ठीक है, और आई कितना है 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो इसको करो जल्दी से, क्या आ जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू तो 4 इंटू 3.15 इंटू 10⁻7 को मैं राइट साइड पे लिखूंगा, इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 10⁻² इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो हम जो पावर वाले हैं उनको अलग करेंगे। अब देखिए जस्ट इसको मैं सिंपल करने के लिए 2.5 इंटू 4 करता हूं तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, 10 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू ये और ये करेंगे तो कितना आएगा, बेस दर सेम पावर आर एडेड, 10⁻2 10⁻⁻7 कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 इज इक्वल टू, तो ये भी 10⁻1 मान सकते हैं, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है। तो 3.14 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6 और ये आ जाएगा 28, ठीक है। तो 6.28 इंटू 10⁻⁻5 और 1 कितना हो गया -4, तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, इतने टेस्ला, ओके। तो इतने टी आपका आ गया करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर आपका देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी 6.28 इंटू 10⁻⁻4, तो ये डी जो आपका फोर्थ है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो ये आपका है एडवर्ड्स मशीन, ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, जब हम करते हैं वर्क एनर्जी पावर आगे उसके बाद रोटेशनल मोशन वगैरह, ठीक है। तो वहां से ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत सिंपल है, काफी टफ क्वेश्चन आते हैं वहां से, लेकिन इसने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ड्स मशीन है, तो वहां आपका फॉर्मूला याद होगा, कहता है 2 बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग। तो एक मास आपके पास देखिए M1 दिया है, M2 दिया है, द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ पुल्ली विच इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है। तो एक पुल्ली है देखिए यहाँ पे, तो इसके आसपास मतलब पास कर रहे हैं दोनों वेट्स, दोनों मासेस, ठीक है। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम का आपको एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, वो निकालना है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, जी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना उसको, ठीक है। तो आपको पता है कि एडवर्ड्स मशीन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वहां पर हम एक्सेलरेशन जो निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, ठीक है, इनटू टाइम्स g, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एडवर्ड्स मशीन में ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो देखते जल्दी से क्या करते हैं, देखिए m2 अब हम जो बड़ा वाला m2 मानेंगे उसको, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू जी, तो दिस कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 गया 2, 6 प्लस 4 10, तो 2/10 जी, तो वो हो जाएगा आपका 2/10 मीन्स 1/5, तो g/5, ठीक है। तो g/5 कौन सा है, सेकंड, तो सेकंड पार्ट जो है आपका दिस इज द, ये आपका टिक है करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है काफी इंपॉर्टेंट है वो भी,
वहां से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है ये, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो उनके जो कंपोनेंट्स है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी इंटेंसिटी हम बोल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी जो होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो वैल्यू आपको आई थिंक पता होगा। तो आपको देखिए पता ही है कि यू ई, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो कितना आता है, वो फॉर्मूला आपको याद होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये वैल्यू है आपका एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई वेक्टर में। एंड एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो होता था आपका बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू नॉट, होता है ना। तो इन दोनों का रेशो करना है आपको, तो इन द फॉर्म ऑफ सी आना चाहिए। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए इसको रेशो करते हैं, तो यू ई अपॉन यू बी कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करो जरा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू नॉट, ठीक है। तो ये 2/2 कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ गया ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ठीक है। तो आपको आई थिंक एक फॉर्मूला याद होगा, हमने पढ़ा हुआ, देखिए कि जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, या सीधा बोल दो आप ई इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। तो यहां से आपको ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम उसका वैल्यू भर सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ई अपॉन बी सी है तो दोनों का स्क्वायर हो तो सी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट को भी हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है दैट इज सी इज इक्वल टू 1/, सी का वैल्यू 1/, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से आप जब करना चाहो सी स्क्वायर आ जाएगा 1/, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मतलब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यहां जाएगा तो सी स्क्वायर नीचे आएगा, तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विल बी 1/, सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका सी स्क्वायर इंटू 1/, सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर 1 ये आ गया कट, कैंसिल हो गया, तो 1/1 आ गया आपके पास। तो जो आपका रेशियो था दैट कम आउट टू बी 1:1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, आपको पहला वाला टिक करना था, बहुत सिंपल था, जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आया हुआ देखते हैं, ठीक है। दिस एंड दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से ही आया हुआ है और काफी सिंपल है, इसको जस्ट हम जज करके भी निकाल सकते हैं। कहता है कि अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दिया है आपके पास 0.2 मीटर क्यूब, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि उस पूरे मतलब जितना वॉल्यूम इसने लिया है उस वॉल्यूम में हर जगह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज 5 वोल्ट। तो इसको हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इस वक्त क्या है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये इक्वली पोटेंशियल वॉल्यूम है, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वैसे ही इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम भी हम एक टर्म बोल सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना दैट विल बी ऑटोमेटिकली 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इस रीजन में इस पूरे वॉल्यूम में हर पॉइंट पे आपके पास 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है, ओके। तो 5 अगर वोल्ट पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिकली आपके पास देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर 0 हो जाएगा। तो आपको यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन था दैट विल बी, ये नीचे चला गया थोड़ा, ठीक है। तो जब आपके पास वोल्ट पोटेंशियल कांस्टेंट है ऑन एट एवरी पॉइंट ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो आपका 4th पार्ट आपको टिक करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। तो कहता है द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनोटॉमिक गैस इज,
तो इसके लिए आपको देखिए काइनेटिक थ्योरी आपने पढ़ा होगा आई थिंक, तो काइनेटिक थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेशली जो वहाँ पर एक टॉपिक है, आप एनसीईआरटी को यूज़ करेंगे अगर, तो एनसीईआरटी से ये आता है सब कुछ, मोस्टली क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से जस्ट मिल जाते हैं। कोई क्वेश्चन होता है जो एनसीईआरटी के बाहर से आता है, नहीं तो जो पेपर बनता है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बनता है नीट का। तो कहता है कि जो एवरेज थर्मल एनर्जी है मोनोटॉमिक गैस के लिए वो कितना होता है, ठीक है। यहाँ पर इसने के बी जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अब मैं यहाँ पर रिवाइज करवाता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का बात करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, फिर हमारे पास रोटेशनल होता है और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो जो फार्मूला है एनर्जी का जो हम निकालते हैं थर्मल एनर्जी का, दैट इज U इज इक्वल टू एफ इंटू 1/2 kT, ठीक है। तो एफ स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। तो जो आपका ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, ठीक है, उनके लिए जो कंपोनेंट है, मतलब हर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT 1/2 kBT इतना एनर्जी एसोसिएटेड होता है ट्रांसलेशन और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, ईच के साथ, ठीक है। और जब वाइब्रेशनल वाला पार्ट है जो, उसमें आपके पास हर वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए kBT इतना एनर्जी एसोसिएट होगा, ठीक है। तो हमें चाहिए मोनोटॉमिक गैस, तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोटॉमिक गैस जो है, ठीक है, मोनोटॉमिक के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो उसके लिए ओनली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पर हम 3 भरने वाले हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 1/2 kBT, ठीक है, दैट विल बी 3/2 kBT, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मोनोटॉमिक के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। तो 3/2 kBT आपका करेक्ट ऑप्शन था, तो ए पार्ट आपका करेक्ट था, ठीक है। अब देखिए नीचे एक क्वेश्चन आया हुआ है, वेक्टर से क्वेश्चन आया और काफी सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट हमें वेक्टर प्रोडक्ट करके भी आ जाएगा। तो कहता है फाइंड द टार्क अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, टार्क निकालना होगा आपको। तो टार्क का फॉर्मूला जस्ट याद कीजिए। तो फाइंड द टार्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J कैप न्यूटन, 3J कैप यानी 3J यूनिट वेक्टर न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज 2K कैप मीटर, ठीक है। तो क्या दिया आपके पास फोर्स दिया है 3J कैप, ठीक है, इतने न्यूटन, एंड आपके पास दिया हुआ है पोजिशन वेक्टर R वेक्टर दैट इज 2K कैप मीटर, ओके। तो आपको पता ही है क्या होता है टार्क का फॉर्मूला। तो टार्क होता है आपका टाउ वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ठीक है। तो यूज कर दीजिए यहाँ पे R वेक्टर कितना है 2K यूनिट वेक्टर क्रॉस F 3J यूनिट वेक्टर, ठीक है। 2 3 6 K क्रॉस J, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस हो जाएगा। तो आपको पता है, देखिए I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस K I होता है और K क्रॉस I J होता है, लेकिन यहां पर हम उल्टा कर रहे हैं, K क्रॉस J कर रहे हैं। अगर J क्रॉस K होता तो I आंसर आता, लेकिन यहां पर K क्रॉस J है तो माइनस I आएगा, तो ये आ जाएगा 6 इंटू माइनस I, तो दिस इज -6I यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो -6I यूनिट वेक्टर आपका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा है? -6I यूनिट वेक्टर। सो दिस वन इतने न्यूटन मीटर, ओके, न्यूटन मीटर आ गया आपका टॉर्क का SI यूनिट, ओके। सो यहां पर आपको ये टिक करना था। इसको आप डायग्रामेटिकली भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है ना। जो आपका अगर टार्क कुछ बच्चे कर सकते हैं, मतलब स्पेशली जो वैसा तो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, तो जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना था, लेकिन अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको सिंपली इसका एक जस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के बताता हूं कि कैसे, मतलब इसको मैं z एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है, दिस इज योर z एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। एक्चुअल में हम इसको विजुअलाइज करते हैं, तो यहाँ पर आपका देखिए 0 0 है ओरिजिन, ठीक है, और ये कहता है कि जो आपका
3J है फोर्स, तो J मतलब वाई एक्सिस पे फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस की तरफ, एंड जो आपका पोजीशन वेक्टर है, जो पॉइंट है वो पोजीशन वेक्टर है ट्वाइस K, तो मतलब Z एक्सिस पे आपका पॉइंट है, यहां मानते हैं P पॉइंट है, तो ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, तो R वेक्टर कितना दिया है ट्वाइस K यूनिट वेक्टर, ठीक है, काफी सिंपल है। आप देखिए जो फोर्स लग रहा है वो वाई एक्सिस पे लग रहा है और 3J लग रहा है, ऐसे लग रहा है फोर्स वाई एक्सिस 3J यूनिट वेक्टर, ठीक है ना फोर्स। तो जो टार्क पैदा होगा वो कैसे होगा, मैं इसके लिए आपको सिंपली बताता हूं। सपोज दिस इज योर ओरिजिन और यहां से आपका ये आ गया Z एक्सिस, दिस इज X एक्सिस एंड दिस इज Y एक्सिस, और यहां पे कहीं हमारे पास पॉइंट है, ठीक है 2K, जिसका पोजीशन वेक्टर है 2K, तो यहां पे कहीं पॉइंट है अगर, तो उस पे फोर्स यहां के लिए लग रहा है वाई एक्सिस पे, ठीक है ना 3J, तो यहां के लिए लग रहा है, तो जब फोर्स लगेगा तो वो उसको ऐसे, मतलब जब टार्क होगा आर का सब, तो फोर्स उसको ऐसे मतलब सर्कल में मतलब उसका मोशन कराने की कोशिश करेगा इस पॉइंट का, ठीक है ना, ऐसे फोर्स दे रहा है उसको। तो हमारे पास जो मोशन बनेगा यहाँ पे, तो एक सर्कुलर मोशन बनेगा और वो किस फॉर्म में होगा, वो वाई जेड प्लेन में होगा, ठीक है, वाई जेड प्लेन में जो टार्क लगने वाला है वाई जेड प्लेन में हमारा मोशन होगा पॉइंट का, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन, एक सर्कल बनाने की कोशिश करेगा जिसका जो जिसका हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस होगा दैट विल बी 2 यूनिट्स, ओके। तो अगर ऐसे आप फिंगर से राइट हैंड को यूज करके कर सकते हो, अगर ऐसे मोशन हो रहा है पॉइंट का, ठीक है, तो जो आपका थंब है, तो थंब की तरफ आपका टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो थंब की तरफ क्या चीज है, थंब की तरफ आपके पास माइनस एक्स एक्सेस है, तो मतलब माइनस नेगेटिव आई, जो आपका टॉर्क का वैल्यू होगा वो नेगेटिव आई उसके साथ अटैच्ड होगा यूनिट उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो वहां से भी आप पता कर सकते थे, इसमें जो नेगेटिव वैल्यू था दैट इज -6i था, बाकी 6K था, 6i था और 6J था, तो -6i वाला आपके पास ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अब मीन फ्री पाथ के ऊपर क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 98 है। देखिए ये कहता है कि द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर, तो D जो है मॉलिक्यूलर डायमीटर है एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड है। तो जस्ट इसने 4 फार्मूले दिए हुए, इनमें से जस्ट इसने जनरल फार्मूला बताओ, ठीक है, मीन फ्री पाथ का। तो आपको पता है जो मीन फ्री पाथ होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/√2 पाई n/d², ठीक है, जो आपका मॉलिक्यूलर डायमीटर होता है तो उसका स्क्वायर होता है एंड n इज योर नंबर डेंसिटी, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर डेंसिटी हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हो गया n, तो ये आपको ये वाला ऑप्शन जहां होगा वो टिक करना है, बहुत सिंपल था, जस्ट फॉर्मूला आया हुआ था। तो n/d²√, तो यही वाला आपका करेक्ट है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो मीन फ्री पाथ यहां से क्वेश्चन आता है, इसने इस बार जनरल फॉर्मूला पूछा, नहीं तो ये इसके ऊपर जस्ट तोड़ मोड़ करके यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन करके पूछता है, ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल टाइप का। तो ये तो जस्ट फॉर्मूला आ गया, तो काफी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 99 को देख सकते हो आप। कहता है द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है स्पेशली छोटे एग्जाम्स में आता रहता है, नीट में आता है लेकिन थोड़ा सा टफ करके दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल सच में सिंपल है, जस्ट आपको E = mc² फॉर्मूला यूज करना है, तो एनर्जी निकालना है, ठीक है। मास इतना दिया हुआ है 0.5 ग्राम, तो इसके साथ कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, कितना एनर्जी के इक्विवेलेंट है ये, तो आप E = mc² लगाओ, लेकिन पहले आपको ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना होगा। बच्चे क्या करते हैं जल्दी में 0.5 इंटू c का स्क्वायर कर देते हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर, और क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, पहले यूनिट्स को भी देखना है, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ठीक है। और SI फॉर्म में जितना आपको कन्वर्जन आएगा करना किसी और यूनिट का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और SI फॉर्म में ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो E = mc², m का वैल्यू भर रहा हूं मैं,
तो 0.5 इंटू, इसको मैं केजी में करूंगा, ठीक है, तो केजी में करने के लिए मैं इसको ग्राम का केजी करूंगा तो 10⁻³ ठीक है। 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू सी स्क्वायर, तो सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। ओके, सो कितना आ जाएगा आपके पास, 0.5 इंटू 10⁻³ 3 से 9 एंड 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, 10⁻16 एंड 10⁻³ कितना आ जाएगा, 10⁻13, ठीक है, 10⁻13 और 9 5 45, तो 4.1। तो आपका जो ऑप्शन है, इतने जूल एनर्जी निकला आपका, 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। देखते हैं तो 4.5 इंटू 10⁻13 जूल, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा आपको टिक करना था, ए पार्ट टिक करना था, मतलब फर्स्ट पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास है ये क्वेश्चन है, जिसने अगर नहीं भी पढ़ा है, ये है सिक्रिव गाज के ऊपर। तो अगर आपके पास इसका मतलब मटेरियल नहीं है सिक्रिव गाज या वर्न कैलिपर्स, तो बच्चे इसको 11th क्लास में प्रैक्टिकल भी करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल में भी इसको किए हुए हैं, तो आप प्रैक्टिकल से भी इसका नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो देख बोलता है कि ए सिक्रिव गाज हैज ए लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर, 0.101 मिलीमीटर। तो ये तो होता ही है लीस्ट काउंट, सिक्रिव गाज का लीस्ट काउंट 0.01 होता ही है। तो इसने एलसी दिया हुआ मतलब 0.01 mm, ठीक है। तो एंड देर आर 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, तो इसने डिविजन जो दिया है 50 दिया है सर्कुलर स्केल में, ठीक है। तो बोलता है पिच निकालो, पिच ऑफ द सिक्रिव गाज, ठीक है, ऑन इट्स सर्कुलर स्केल द पिच ऑफ द सिक्रिव गाज विल बी दिस। कौन सा करेक्ट है देखते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जो आपका पिच है ना, ठीक है, लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता था वो होता था पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो यहां से आप पिच का वैल्यू निकाल सकते हो, पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स। तो ये हो जाएगा आपका, इट इंप्लाइज पिच इज इक्वल टू एलसी इंटू नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है ना। तो कितना है, एलसी आपके आ गया 0.01 इंटू एन हो गया 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल। तो ये कितना हो गया, 50 इंटू 0.01 करोगे तो कितना आएगा, 0.5, 0.5, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 0.5, तो आपका पिच 0.5 होगा, ठीक है। काफी एक सिंपल सा सवाल था ये, ठीक है। और बच्चे इस चीज को एक्चुअली वो नहीं पढ़ पाते हैं इस टॉपिक को, तो इसके लिए आप 11th का जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वहां से वर्नियर कैलिपर्स और सिक्रिव गेज के जो फॉर्मूले हैं वो सिंपल से उनका लीस्ट काउंट वगैरह सब याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वहां से भी एक कभी कभी क्वेश्चन ये दे देते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इनको। तो काफी सिंपल सवाल है ये, कोई भी ज्यादा टफ नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 101 है, कहता है 2 सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया ए स्टॉप कॉक, ठीक है। तो हम एक कैसे बना सकते हैं इसका एक जस्ट छोटा सा डायग्राम, एक जैसे यहाँ से 2 सिलेंडर्स हमारे पास, ठीक है, सेम कैपेसिटी है दोनों का, और बीच में यहाँ पे एक स्टॉप कॉक है, ठीक है। ओके, तो जो सिलेंडर ए है देखिए इसमें क्या है, ए कंटेन्स एन आइडियल गैस। तो ए में क्या है, एक आइडियल गैस है, तो इसमें आपके पास एक आइडियल गैस है, एंड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, ठीक है। तो यहां खाली है बिल्कुल, तो यहां पर आपका वैक्यूम है, कंप्लीट इवैक्यूएशन किया हुआ है इसका। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको समझना है। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, ठीक है। तो बिल्कुल पूरा इंसुलेशन है,
कोई आपको एनर्जी या मास एनर्जी यहाँ से बाहर या अंदर नहीं जा रहा है, बिल्कुल थर्मल इंसुलेशन है। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, तो इसको हम बिल्कुल ओपन करते हैं स्टॉप कॉक को यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैक्यूम जो है एक किस्म का बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से हवा यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, ये जो आइडल गैस है। तो इज सडनली ओपन, जब सडननेस आता है ना हमारे पास सडनली, तो जब सडननेस वाला कंसेप्ट आता है, ठीक है, बात होती है या थर्मली इंसुलेटेड, तो वो केस हमेशा आपको याद रखना है, दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का केस होता है। और अगर कहीं आपको मिल रहा है यहाँ पे एडियाबैटिक, तो देखिए आपका जो 1 है, तो 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो यहां से आप जस्ट सडनली और एंटायरली थर्मली इंसुलेटेड इसी से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो द प्रेशर इज एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक प्रेशर यहां पर पैदा होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। तो अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट। ओके गाइज, तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 102 है हमारे पास। देखते हैं क्या है। अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर दिस, ठीक है। तो प्रेशर आपके पास दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और डेंसिटी ने आपको निकालना है, रो निकालना है, ठीक है। तो और आर का वैल्यू देखिए, गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हमें याद भी होता है ज़बानी। तो आपको रो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और जस्ट देखिए, हमने अभी अभी पीछे देखा कि जस्ट हमारे पास एडियाबैटिक वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो थर्मोडायनामिक्स से और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से काफी क्वेश्चंस आते हैं 11th क्लास से। तो वो आपका कंसेप्ट वहां से काफी सिंपल है, बट थोड़ा कंसेप्ट क्लियरिंग की जरूरत होता है बच्चों को। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका आया हुआ है, ये आया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, ठीक है। पीछे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो 2-3 क्वेश्चन इसने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डाला हुआ है। तो देखिए आपको पता ही है कि, चलिए पहले इसका लिखते हैं क्या दिया है इसने प्रेशर दिया है, देखिए 249 किलो पास्कल। तो इसको मैं एसआई यूनिट में तब्दील करता हूं, किलो को चेंज करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 249 इंटू 10⁻³ पास्कल, ओके है। उसके बाद क्या दिया है इसने, टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी एसआई यूनिट नहीं है, तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आपको पता है 1, जब इसको ऐड करेंगे आप केल्विन में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 27 + 273 यानी 0 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। तो 27 + 20 273 करेंगे तो अब ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया, तो ये आ गया 300 केल्विन, ओके। तो टेम्परेचर भी आपके पास है, और आपका जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू 8.3 जूल पर मोल केल्विन, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपके पास प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, और आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी है। तो तीनों चीजें दी हुई। तो चलिए इसको हम फिल करते हैं फॉर्मूले में। आपको पता है, देखिए जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT है ना। तो यहां से हम रो का फॉर्मूला निकालेंगे, यानी डेंसिटी का फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो अगर मैं इसको आंसर लिखता हूं, P = n, n क्या होता है, n होता है m/m, ठीक है। m इज द मोलर मास, ओके। तो n होता है एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, दैट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो n इज इक्वल टू m/m हो जाएगा, ठीक है, इंटू RT, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, V को यहां पे लाता हूं, ठीक है। तो V को मैं यहां ला रहा हूं और M को वहां ले जा रहा हूं। तो ये बनेगा आपके पास PM इज इक्वल टू M/V/RT, ठीक है। ये एक्चुअली प्रैक्टिस से आता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको जुबानी फॉर्मूला याद हो जाएगा। मैंने भी जस्ट इसका फॉर्मूला, एक्चुअली मुझे पता नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पर सोच के निकाल रहा हूँ। तो M मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी, रो। तो रो RT, तो PM/RT
अगर RT को मैं यहाँ से हटाऊं और इधर लगाऊं तो क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी रो इज इक्वल टू PM अपॉन RT। तो ये फार्मूला भाई आपका, इस फार्मूले को हमने यूज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। तो दिस इज योर फार्मूला, रो इज इक्वल टू PM अपॉन RT। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। P का वैल्यू कितना है, 249 इंटू 10⁻³ है, जो M स्टैंड्स फॉर मास। तो इसने बात किया है हाइड्रोजन गैस का, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस के लिए जो मोलर मास होता है MH दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम्स, ठीक है, 2 ग्राम होता है। और 2 ग्राम को अगर केजी में करना है तो 2 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं 2 इंटू 10⁻³ लिख रहा हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाई R इज 8.3 जस्ट गिवन हमारे पास गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर 300, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 249 है ऊपर से, इंटू 2 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻0 डिवाइड में देखिए 8 3 24 3 9, ठीक है। तो 24.9 और ये जो 300 का 00 है इसको मैं 10⁻² पहले लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 इंटू दिस मल्टीप्लाई किया, 00 को अलग करके 10 का स्क्वायर कर दिया। तो आप देख सकते हो आप इसको, दिस इज दिस, ये मैच करता है। जब क्वेश्चन बनाता है ना एग्जामिनर, तो वो भी बच्चों को इस तरह देता है कि बच्चों को मतलब जैसे 249 अपॉन 8.3 ना करना पड़े, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से सोचें कि यार ये और ये एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं पॉइंट को हटाता हूँ यहाँ से तो ये 249 कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 249 अपॉन 249 इंटू 24.9 को मैं लिख सकता हूँ 249 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो ऊपर से आपका 2 था इंटू नीचे से आपका 10⁻⁻1 यहाँ से निकला, 10⁻2 यहाँ से निकला। तो दिस कम्स आउट टू बी, ये और ये कट 2 अपॉन 10⁻⁻1 और 10 कितना हो जाएगा, 10⁻1 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10⁻⁻1 एंड दैट विल बी 0.2 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा, kg/m³ होता है इसका ऐसा यूनिट। तो रो इज इक्वल टू दिस, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी था तो 0.2 आ गया भाई आपका। देखते हैं कौन सा है 0.2, हाँ फर्स्ट पार्ट ही है भाई, 0.2 kg/m³। जस्ट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमने जस्ट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर जिसको जुबानी याद हो तो वो तो कर लेगा, अगर जिसको याद नहीं है तो PV इज इक्वल टू nRT से ड्राइव करो। PV इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू M अपॉन M करके, ठीक है, मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास, ठीक है, इनटू RT करके। तो RT को यहाँ पर V को यहाँ लाओ तो M को वहां ले जाओ, PM इज इक्वल टू M/V हो जाएगा रो, ठीक है। तो रो RT इज इक्वल टू PM, तो PM अपॉन RT इज इक्वल टू रो का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप रो को निकाल सकते हो। तो दैट विल कम आउट टू बी 0.2 kg/m³। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं यहाँ पे मैं, ओके। तो ये है आपका, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन से, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फिशन का क्वेश्चन है। कहता है कि व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप 92 यूरेनियम 235 जनरल जो आइसोटोप होता है हमारा, इज बम्बार्ड विद ए न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जब यूरेनियम को हम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं, इट जनरेट्स क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स एंड, अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को पता होता है कि जो जनरल हमारा रिएक्शन है दैट इज यूरेनियम 92 235, ठीक है, ऐसे होता है ना, मतलब 92U 235 प्लस न्यूट्रॉन 0 and 1 लिख सकते हैं न्यूट्रॉन को, दैट गिव्स अस क्रिप्टॉन प्लस बैरियम, ठीक है ना। तो क्रिप्टॉन प्लस बैरियम, तो क्रिप्टॉन का देखिए यहाँ पर 36 दिया हुआ है एंड 89, बैरियम कितना होता है 56, आपको जुबानी याद होगा आई थिंक 56, ओके। और प्लस आपके पास देखिए 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। तो बैरियम देखिए कौन सा दिया है यहाँ पे, बैरियम
एक ही दिया हुआ है, बाकी तो क्रिप्टॉन दिया है, तो दिस इज द आंसर। सिंपल सी बात है, इसको जल्दी से टिक करना था। और अगर आप इसको समझना चाहें तो 92 यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है कितना हो गया 92। तो इन दोनों और इसका तीनों का मतलब मिला के भी जो Z है, तो यहाँ पर Z 92 है दोनों का मिला के, और यहाँ पर भी Z 92 बनना चाहिए। तो अगर बैरियम का आपको Z का पता नहीं है तो निकाल दो, 92 माइनस 36 निकालोगे तो 56 आएगा, ठीक है। वैसे ही ऊपर से करो, यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे 1 1 1 3 है, ठीक है। 3 और 18 कितना हो गया 92, ठीक है। तो बाकी जो बीच पीछे बचेगा दैट विल बी फॉर बैरियम, ठीक है। और कितना आता है बैरियम का, यहां से भी आप सोच सकते हो 144 ही आएगा, ठीक है। 144 प्लस 3 है ना, तो यहाँ पे 1 1 1 3 न्यूट्रॉन है तो 3, तो वो हो जाएगा 147 प्लस 89 करोगे तो 236 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर था दैट वाज डी। बहुत सिंपल था, जल्दी से यही टिक करना था, इसका करना ही नहीं था इतना, ये मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 104 है हमारे पास, देखिए कहता है ए चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है कोई, हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 इंटू दिस मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास वीडी दिया हुआ है, वीडी इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ई का वैल्यू भी आपके पास दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं देन इट्स मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल सा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया क्वेश्चन। जितने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन आते हैं ना, छोटे बड़े, वो सारे आपको फॉर्मूला वाइज याद होने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल मोबिलिटी पे आया हुआ क्वेश्चन, नहीं तो कभी कभी टफ क्वेश्चन आते हैं आगे से, तो ये तो जस्ट स्टार्टिंग से आया हुआ है। तो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करो इसको 7.5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻10, ओके। तो 3 2 6 एंड 2.5 आएगा भाई, तो 2.5 इंटू ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 10 बनेगा, तो 10⁻⁴ गया तो 10⁻6, तो 2.5 इंटू 10⁻6 आना भाई, ठीक है। इतने अब म्यू है तो इसका देखिए इसने दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, हैज अ मोबिलिटी इन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है। एक और टेक्निक है इसमें, हाँ, तो ये आ गया 2.5 इंटू 10⁻6, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक और टेक्निक बताता हूं इसका मैं आपको। देखिए यहां पर क्या था, कभी कभी क्या होता था फॉर्मूला, अगर ये नहीं है आपको फॉर्मूला भूल लीजिए, कोई मोबिलिटी का फॉर्मूला नहीं आता है। अगर मोबिलिटी का फॉर्मूला नहीं आता तो यहां से एक टेक्निक देखो कि इन दोनों वैल्यूज को क्या करें, हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, क्या करें ताकि मोबिलिटी का आपके पास फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है ना, आप निकाल सको। तो मोबिलिटी का देखिए इसका यूनिट को देखो आप, यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर वोल्टेज इनवर्स, वोल्ट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। और इन दोनों का देखो, देखो मीटर पर सेकंड और वोल्ट पर मीटर, तो आंसर में ये आना चाहिए मीटर मीटर, मतलब ये ऊपर ही रहेगा। तो डिवाइड करोगे अगर इससे, आप इसको इससे करोगे डिवाइड, तो ये मीटर भी ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। मैं इसका ही आपको बताता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा मीटर और ये ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर 1, तो मीटर की पावर 1 और मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 2, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो मीटर वोल्ट इनवर्स, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा वोल्ट पावर 1 तो बनेगा वोल्ट इनवर्स, ठीक है। तो सेकंड इनवर्स ऑलरेडी ऊपर है, तो मीटर स्क्वायर वोल्ट -2 एंड सेकंड -2, तो यही बनता है डिवाइड करने से। इसका मतलब जो फॉर्मूला है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिवाइड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है ना। तो वैसे भी आप सोच सकते थे, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो सोच कर भी आप
यूनिट्स चेक करके भी कर सकते हैं। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, टफ नहीं था ज्यादा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पे ये क्लास 11 से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, जो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट है, स्टार्टिंग से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्वेश्चन है। तो बहुत ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा एक्चुअली, सिंपल है, छोटा है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यार सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वही आ जाए, लेकिन वैसा नहीं आता है, वो थोड़ा सा घुमा के देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए आपको रूल्स का पता होगा आई थिंक। तो जब भी आपको किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना है ना, पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस। इन दोनों को माइनस करना है, 9.99 माइनस 0.0099। ठीक है, तो यहां पे कुछ नहीं है तो मैं 0 लगा रहा हूं। ठीक है, तो इनको माइनस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखिए आप, इसमें कितना है डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस है, और इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस है। तो एक रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को सब्ट्रैक्शन या हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो उस केस में जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है ना, यहां पर लीस्ट डेसिमल यही है, ये 0 मैं खुद लगा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसके पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है, इसके पास 4 डेसिमल प्लेसेस है। तो जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होता है वही आंसर में लेना होता है। जैसे मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं, कितना आ जाएगा, 10 - 9 गया तो 1, 9 - 9 0, यहां से 1 चला गया था, 8 - 0 8, 9 - 0 9 डॉट 9 - 0 9। तो दिस इज योर, ये आ गया आपका सब्ट्रैक्शन करके, ठीक है ना। बट हमने देखना है कि इसमें कितना था, इसमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस था और इसमें 4 था, ठीक है। तो हमको इसका भी लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला जो नंबर था ये था 2 डेसिमल, तो इसको भी 2 डेसिमल तक ही रखना है, 1 और 0 को हटा देना है। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 9.98। ये सोचना आपको, ये रूल्स है, जब आप रूल पढ़ोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले रूल, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको क्या मिलेगा, जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला फिगर है तो वो ही यूज होगा, ठीक है ना। जो ऐड करने के बाद जो आ जाएगा उसका आपको जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है, जिसके कम है सबसे डेसिमल प्लेसेस, तो वो ही आपको आंसर में भी लिखना है, बाकियों को कट कर देना है। तो 0 और 1 से यहाँ से कट हो जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा 9.98। तो देखते हैं कौन सा है। तो ए पार्ट ही यहाँ पर करेक्ट है आपका, तो ए पार्ट को आपको टिक करना था, ठीक है। तो ये हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, आपके पास एक आयरन रॉड है जिसका ससेप्टेबिलिटी इसने दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको कराता हूँ जस्ट अभी। तब तक के लिए आप बाकी इसको प्रैक्टिस कीजिए वीडियो को, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।